वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्यों लंबा समय जो है गुजरने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जो नेशनल प्रेसिडेंट है उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। लगातार जो जेपी नड्डा साहब हैं वो एडिशनल चार्ज संभाले हुए हैं नेशनल प्रेसिडेंट का, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी की संगठन की टॉप मोस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट की पोस्ट है। लगातार जो देरी है उसकी वजह है कि जो 4-5 नाम दौड़ में शामिल हैं उनके बारे में जो आपसी सहमति है बिटवीन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में कहीं ना कहीं नहीं बन रही है। इसके अलावा इन बिटवीन जो ऑपरेशन सिंदूर आया तो उस कारण भी जो है ये सारी की सारी जो प्रोसेस था नेशनल प्रेसिडेंट का भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं उस दुखद जो इंसिडेंट हुआ था पहलगाम में उसके बीच से भारतीय जनता पार्टी ने वो उसको फिलहाल रोक दिया। तो आज बात करते हैं कि अभी बिहार का इलेक्शन ड्यू है अक्टूबर-नवंबर में इसी साल। उसके पहले जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो भाजपा को मिलने जा रहा है। दौड़ में जो नाम शामिल हैं उसके अंदर भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान का नाम जो है, ये 4 लोगों का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा था। लेकिन इसके अलावा 2 जो नाम थे, मनोज सिन्हा साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के अन्नामलाई और शाह नवाज हुसैन साहब, ये 3 नाम इसके अंदर और ऐड होम हुए थे। सैयद शाह नवाज हुसैन के बारे में मैंने पूरा जो वीडियो है वो विस्तार में पहले अपलोड किया था। मैं नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डालूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की प्लम पोस्ट है उसके लिए चाहिए क्या भारतीय जनता पार्टी की टॉप ब्रास को। टॉप ब्रास में इस वक्त 2 लोग शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब है मोदी जी, एचएम होम मिनिस्टर साहब है अमित शाह, और दूसरी तरफ है आरएसएस। अब इन लोगों को ऐसा शख्स चाहिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को संभालने के लिए जो एक तो भारतीय जनता पार्टी की माना हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी को अच्छी तरह से एक्नॉलेज करता हो, यानी डीप इनसाइड रूटेड जो हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है उसके ऊपर चलने वाला शख्स हो, नंबर 1। नंबर 2, वो इस तरह का इंडिविजुअल होना चाहिए जिसकी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो बैकअप है, यानी इस तरह का शख्स चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि 2 पावर सेंटर ना बन जाए भाजपा में, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर का है और दूसरा भाजपा संगठन में जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो दूसरा पावर सेंटर ना बन जाए, यानी पॉलिटिकली उसकी बहुत ज़्यादा उसके पीछे माइलेज नहीं होनी चाहिए। तीसरी खूबी ये उसमें होनी चाहिए कि मीडिया फ्रेंडली वो शख्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का वो पर्दे के पीछे से काम करता है और अंडर करंट को जो है वो भापते हुए आरएसएस के साथ जो है कोऑर्डिनेशन करके उसको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आरएसएस की भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके पहले एक स्टेटमेंट जेपी नड्डा साहब ने जारी की थी कि उनको आरएसएस की इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो रिजल्ट आपके सामने आया। भारतीय जनता पार्टी जो श्योर शॉट थी कि 300 प्लस सीटें उनकी आएंगी, वो अपने बलबूते पे बहुमत लेने में भी सफल नहीं हुई, जिसका बहुत बड़ा एक रीज़न था कि ग्राउंड के अंदर जो आरएसएस है उन्होंने उस तरह से सहयोग नहीं दिया था ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो संगठन के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसकी जो ट्यूनिंग है वो आरएसएस के साथ बेहतरीन होनी चाहिए। और लास्ट में संगठन की जो टॉप पोस्ट है वो एक किस्म से यस मैन की भूमिका में भी होनी चाहिए। आपने देखा होगा जेपी नड्डा साहब, इशारा जो भी उनको पीएमओ से होता था या होम मिनिस्ट्री से होता था उसको वो हमेशा फॉलो करते थे। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल टॉप ब्रास है उसके बीच और संगठन की टॉप पोस्ट को संभालने वाले इंडिविजुअल के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतरीन होना चाहिए। अब इसी को लेकर जो शॉर्ट लिस्ट नाम हुए हैं वो सभी के सभी जो नाम हैं, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान है, शिवराज सिंह चौहान है, मनोहर लाल खट्टर हैं, इसके अलावा मनोज सिन्हा है, शाह नवाज हुसैन साहब हैं, के अन्नामलाई हैं, ये सभी के सभी इस तरह के इंडिविजुअल हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है उसको एक्नॉलेज करते हैं। मीडिया फ्रेंडली जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी इन इंडिविजुअल से जो इंटरनल न्यूज़ है भारतीय जनता पार्टी की वो निकालना बहुत मुश्किल है। और जो
एक इनका कोऑर्डिनेशन है और जो एक फियत का फैक्टर है वो अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बहुत बेहतरीन है, ये सभी के सभी इंडिविजुअल्स का। सबसे ऊपर जो नाम आता है वो आता है जनाब मनोहर लाल खट्टर साहब का। आज भी दौड़ में माना जाता है कहीं ना कहीं उनका नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वो बहुत क्लोज एसोसिएट्स हैं। जब प्रधानमंत्री साहब के पास पंजाब का, हरियाणा का प्रभार हुआ करता था, उन दिनों की एसोसिएशन है उनकी मनोहर लाल खट्टर के साथ। यानी लगभग हम मान के चल सकते हैं कि 40 साल का पुराना रिलेशन है खट्टर साहब का और मोदी साहब का, और इससे भी पुराने समय से खट्टर साहब जुड़े हुए हैं आरएसएस के साथ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ। और खट्टर साहब इस तरह के इंडिविजुअल हैं जो कभी भी पावर सेंटर नहीं बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर। यानी जो इशारा पीएमओ से होगा उसी के ऊपर आगे सारा काम संगठन जो है वो करेगा। तो मनोहर लाल खट्टर इस सारे परिप्रेक्ष्य में सबसे जो पहला नाम आ रहा है उनका आ रहा है। इसके अलावा दूसरा नाम चर्चा में था शिवराज सिंह चौहान। खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर रहे, मैं बताना चाहूँगा खट्टर साहब जो हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद अभी वो कैबिनेट के अंदर हैं दिल्ली में, कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरा नाम था शिवराज सिंह चौहान का, मध्य प्रदेश के लगातार चीफ मिनिस्टर रहे और संगठन की, एडमिनिस्ट्रेशन की उनको बहुत बढ़िया से उनकी पकड़ है। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के साथ, आरएसएस के साथ संबंध अच्छे हैं। लेकिन जो चीज़ शिवराज सिंह चौहान के फेवर में नहीं जाती है वो ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के टॉप ब्रास को लगता है कि 2 पावर सेंटर बन सकते हैं फिर भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि जब जर्नी पॉलिटिकल शुरू हुई थी शिवराज सिंह चौहान साहब की मध्य प्रदेश में, उन्हीं दिनों में नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के। तो ये एक इक्वालिटी की जो एक समरी सी बन रही है। और दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल माइलेज है, जिस तरह की पॉलिटिकल जर्नी रही है शिवराज सिंह चौहान की, वो लगभग नरेंद्र मोदी के जैसी रही है अगर एज बतौर चीफ मिनिस्टर अगर हम कंपैरिजन करते हैं। तो आने वाले समय में कोई 2 पावर सेंटर का थ्रेट ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इसलिए शिवराज सिंह चौहान जो हैं उनका नाम इस लिस्ट में लगभग अब शामिल नहीं है। अब 2 नाम जो हैं, एक है धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव। ये दोनों प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएट हैं, उनके कॉन्फिडेंट हैं। संगठन की जो क्षमता है इनके अंदर भरी हुई है, मीडिया फ्रेंडली नहीं है, यानी लीकेज जो न्यूज़ है बीजेपी की इंटरनल वो बाहर नहीं जाएंगी। और हर हालात से ये दोनों जो इंडिविजुअल हैं, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, ये दौड़ में शामिल हैं अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट। इसके अलावा एक नाम जो नया चर्चा में आया है वो है मनोज सिन्हा साहब का, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से अभी, क्योंकि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में, यूटी में हो चुके हैं, और अब जो है अगला चैलेंज है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, क्योंकि जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है वो लगभग लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी जनाब मनोज सिन्हा साहब के पास है। अब अगला जो चैलेंज है एलजी की पोस्ट के लिए जम्मू कश्मीर में, वो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना। इसलिए माना जाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं सिन्हा साहब, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाया जा सकता है जम्मू कश्मीर का, और जनाब मनोज सिन्हा साहब को संगठन में भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़ी अहम भूमिका दी जा सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसके लिए दावेदार जो हैं इंपॉर्टेंट उसमें शामिल हो गए। मनोज सिन्हा साहब बहुत क्लोज हैं प्रधानमंत्री साहब के और चीफ मिनिस्टर और माफ कीजिए होम मिनिस्टर अमित शाह। इसके बाद नाम आता है के अन्नामलाई, कि अभी जो टॉस है, मैं समझता हूँ टॉस इज बिटवीन के अन्नामलाई एंड शाह नवाज हुसैन। रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहले के अन्नामलाई आते हैं साउथ से, तमिलनाडु से। फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली थी, और प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेने के बाद प्रेसिडेंट उनको बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी का, स्टेट का, तमिलनाडु का। जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के तहत बहुत एक मजबूत संगठन तैयार किया अन्नामलाई ने 3-4 साल के छोटे से शॉर्ट टाइम पीरियड में तमिलनाडु के अंदर। 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर कोई सीट तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी तमिलनाडु के अंदर, लेकिन वोट परसेंट जो है वो 10% पहुंच गया था। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। और अभी क्योंकि जो तमिलनाडु है उसके अंदर इलेक्शन ड्यू है स्टेट असेंबली के, तो जो AIADMK है, जयललिता की पार्टी, उनकी एक डिमांड थी कि जो स्टेट की लीडरशिप है उससे थोड़ा सा दूर किया जाए के अन्नामलाई को, तभी वो अलायंस करेंगे। तो अभी के अन्नामलाई ने खुद अपने आप जो प्रेसिडेंट थी तमिलनाडु की पोस्ट को छोड़ दिया है, और बहुत मुमकिन है कि के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट होंगे। रीज़न ये है कि जो साउथ है,
साउथ के अंदर इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स हैं केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटका, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बाद पिछड़ रही है, उसको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिल रहा, स्पेशली इन केरला, तमिलनाडु। तो के अन्नामलाई को प्रेसिडेंट बनाने का पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पैंठ बनाना चाहती है साउथ के अंदर, इन 5 स्टेट्स के अंदर, और एक मैसेज वहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी की पार्टी नहीं है। तो इसकी वजह से साउथ को एक अच्छा संदेश देने के लिए के अन्नामलाई जो है वो पिक हो सकते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी में। इसके अलावा यंग है, डायनामिक है, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से मैच करते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएट और कॉन्फिडेंट। संगठन की जो उन्होंने अपनी क्षमता है वो ऑलरेडी दिखा चुके हैं, यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस ऑफिसर बने थे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अन्नामलाई जो हैं वो दौड़ में सबसे आगे के पायदान पे जा रहे हैं। अब जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट इस वक्त हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, वो है सैयद शाहनवाज हुसैन साहब। गौर फरमाइए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम में आतंकवादियों ने इनोसेंट जो टूरिस्ट थे उनको कत्ल किया, पाकिस्तान की ये, और धर्म के आधार पे पाकिस्तान की ये मंशा थी कि भारत के अंदर इससे डिवीज़न होगा बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, और जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में समस्या है वो होगी, इन फाइटिंग शुरू हो जाएगी इंडिया के अंदर। लेकिन हो गया बिल्कुल उलट। पहली बार ये देखने में आया कि इन इनोसेंट किलिंग के अगेंस्ट घाटी का, कश्मीर का जो मुस्लिम है वो खड़ा हुआ हिंदुओं के साथ, यानी भारत के साथ। असुद्दीन ओवैसी, अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन जैसे लीडर्स जिनको कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तान लीडर्स माना जाता है, ये खड़े हो गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और एक मैसेज गया अक्रॉस द लाइन भारत के अंदर और बाहर कि जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि डिवीजन है बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स इन इंडिया, वो बिल्कुल उसको नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो है उसके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि संगठन की जिम्मेवारी दी जाए किसी अच्छे मुस्लिम लीडर को, जिससे भारत के अलावा अक्रॉस द वर्ल्ड, ये नेशन, हर देश में ये एक मैसेज आए कि भारत के अंदर जो है वो मुस्लिम जो है वो सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया, ये नैरेटिव गलत है। और स्पेशली जो खाड़ी के देश हैं, अभी जैसे युद्ध जैसी स्थिति हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच, तो आप देखिएगा कि जिस तरह से चाइना ने और तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, भारत की सपोर्ट में उस तरह से कोई कंट्री आगे नहीं है। और कहीं ना कहीं एक नाराजगी जो है वो गल्फ कंट्रीज में भी पैदा, चाहे छोटे स्तर पे हो रही है, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम समाज है, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, स्पेशली जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इन सभी से निपटने के लिए दिस इज द राइट टाइम फॉर भारतीय जनता पार्टी टू अपॉइंट देयर नेशनल प्रेसिडेंट, और जो बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं दैट इज सैयद शाहनवाज हुसैन। क्यों? क्योंकि जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक ऑनेस्ट डेडिकेटेड वर्कर हैं, बहुत छोटी एज में 24-25 में उन्होंने पॉलिटिकल जर्नी शुरू की थी बिहार के अंदर से। वाजपेयी साहब की जब गवर्नमेंट बनी थी तो उसके अंदर सैयद शाहनवाज हुसैन स्टेट के अंदर, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर बने थे और यंगेस्ट थे उन दिनों के अंदर। यानी ये जो एसोसिएशन है ये लगभग 30 साल पुरानी है सैयद शाहनवाज हुसैन की भारतीय जनता पार्टी के साथ। तमाम ऑब्स्टिकल्स के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि वो बहुत आसानी से किसी भी दूसरे राजनीतिक दल में उनको वेलकम किया जा सकता है, चाहे वो कांग्रेस है, आरजेडी है, सपा, कोई भी पार्टी ले लीजिए, लेकिन इंटैक्ट वो जुड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के। आप देखिए कि किस तरह के इंडिविजुअल हैं कि जो एक 29 की एज में वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए थे सेंटर के अंदर। उसके बाद जब 2014 का चुनाव हारा लोकसभा का सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार से, उसके बाद कोई भी उस तरह की प्लम पोस्ट भारतीय जनता पार्टी की मोदी गवर्नमेंट में उनको नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश गवर्नमेंट के साथ जो अलायंस हुआ था अभी, और बाद में वो टूटा जब पलटी मार के नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, उस वक्त नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर थे शाहनवाज हुसैन। यानी इतनी बड़ी प्रमोशन, जो शख्स लेट 20s के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो और उसके बाद उसको एक स्टेट का, मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, एक स्टेट का मिनिस्टर बनाया जाए,
तो ये उसकी इंडिविजुअल की, जिसकी इतनी लंबी पॉलिटिकल जर्नी है, उसकी एक किस्म से डिमोशन है। लेकिन सैयद शाहनवाज हुसैन ने कभी भी किसी मंच पे भी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कोई भी नाराजगी प्रकट नहीं की, हमेशा जुड़े रहे, इंटैक्ट जुड़े रहे। आज उनके पास उस तरह का संवैधानिक पोस्ट कोई नहीं है। 30 साल की इतनी लंबी एसोसिएशन के बाद आज वो नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कभी भी इफ बट की सिचुएशन किसी भी सिनेरियो में नहीं रही। क्लोज कॉन्फिडेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब के, होम मिनिस्टर साहब की, हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है उसको अच्छी तरह से एक्नॉलेज करते हैं, डीप रूटेड इनसाइट, ऑर्गेनाइजेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन की जबरदस्त उनको समझ, एक जो कंप्लीट पैकेज है। और सबसे बड़ी बात कि पैरेलल जो एक पावर सेंटर है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं बन सकता जब तक शाहनवाज हुसैन प्रेसिडेंट अगर रहते हैं भारतीय जनता पार्टी। यानी पीएमओ का जो इशारा होगा वो इधर होगा, सर आंखों पे, सर माथे पे, हर तरफ से विन विन पोजीशन होगी भारतीय जनता पार्टी की। आने वाला जो लोकसभा चुनाव बिहार में है, क्योंकि शाहनवाज हुसैन बिहार से ही बिलोंग करते हैं, वहाँ पे भी उनको एडवांटेज होगा भारतीय जनता पार्टी को। जो मुस्लिम डोमिनेट स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक पहली बार भारतीय जनता पार्टी की टॉप पोस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एक मुस्लिम लीड करेगा, और इस तरह का मुस्लिम लीड करेगा जो बिल्कुल हिंदू माइंडसेट का है। यानी उसके अंदर सेकुलरिज्म भी है, हिंदुत्व भी है, भारत की संस्कृति भी उसके अंदर जुड़ी है, और अपना जो समाज है मुस्लिम समाज, उसके हितों को भी वो अच्छी तरह से संजो सकते हैं, एम्पावरमेंट दे सकते हैं अपने समाज को। और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है, क्योंकि अब जो सिनेरियो बना है ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन के बाद, वो सिनेरियो ऐसा नहीं है कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी इलेक्शन में आने वाले समय में हिंदू और मुस्लिम के बीच डिवीजन की जो एक रेखा है वो खींच पाए, वो बैकफायर करेगी। भारतीय जनता पार्टी का टॉप रास इससे अभी भली भांति वाफिक हो गया है, और ये सिद्ध भी हुआ है कि भारत का जो मुस्लिम है, जिन्होंने ना कर दी थी 1947 में पाकिस्तान जाने की, उन्होंने उस वजह को अभी साबित भी कर दिया है कि वो भारत के अंदर रह के ही भारत की तरक्की में शामिल होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 5 से 6 स्टेट्स के अंदर जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंस है वहाँ पे फायदा होगा। और देश के बाहर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब गल्फ कंट्रीज के अंदर भारत की वहाँ पे एसोसिएशन बना रहे हैं, एक फेथ बना रहे हैं, वहाँ पे ब्रिज का काम करेंगे सैयद शाहनवाज हुसैन। और मैं समझता हूँ कि जितना लंबा उनका एसोसिएशन है, उनकी वफादारी जो है भारतीय जनता पार्टी की, उनको इसका इनाम मिलना चाहिए। इज अ रियली अ जेंटलमैन, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, सिंसेरिटी, ह्यूमैनिटी, देश प्रति जो जो चीज़ें एक प्रेसिडेंट के लिए चाहिए भारतीय जनता पार्टी की पोस्ट के लिए, मैं समझता हूँ कि टॉप के ऊपर अभी खड़े हैं सैयद शाहनवाज हुसैन। और भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, उनके टीम वर्क को, उनके संगठन की स्किल्स को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को स्किल को ज़रूर एक्नॉलेज करते हुए उनको ही भारतीय जनता पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। देश हित में, देश के विकास के लिए, देश की एकजुटता के लिए, पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड एक संदेश देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगला प्रेसिडेंट शाहनवाज हुसैन बने भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू, धन्यवाद।